हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक का है। तो देखिए, ये पेपर हुआ था 28 नवंबर 2021 को और ये पेपर निरस्त हो गया था। यानी कुछ शहरों में जो है तो ये पेपर लीक हो गया था, जैसे कि मथुरा, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद जैसे शहरों में। तो ये पेपर लीक हो गया था, इसी वजह से ये एग्ज़ाम निरस्त कर दिया गया था। तो चलिए, इस वीडियो में हम इसी पेपर का 30 क्वेश्चन सीडीपी का एनालिसिस करते हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो बताइए कि थार्नडाइक ने अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं दिया है। तो देखिए, अभ्यास का नियम ये तो थार्नडाइक ने दिया है, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो थार्नडाइक के द्वारा ये तीनों नियम अधिगम का मुख्य नियम दिया गया है, लेकिन इसमें अभिवृत्ति का नियम जो है तो ये थार्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवृत्ति का नियम। आइए देखिए, इसमें व्याख्या देख लीजिएगा कि थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम अभिवृत्ति का नियम नहीं है। थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य 3 नियम हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। मुख्य नियम कितने दिए हैं थार्नडाइक ने, तो 3 नियम दिए हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है गौड़ नियम कितने दिए हैं, तो गौड़ नियम थार्नडाइक द्वारा 5 नियम दिया गया है। पहला नियम है मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये रहा थार्नडाइक द्वारा दिया गया 5 गौड़ नियम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवृत्ति का नियम। ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। तो बताइए, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है। अनुकरण द्वारा होता है, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा या अभ्यास द्वारा। तो देखिए, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना जो होता है तो ये होता है सूझ द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। बताइए कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। नोवाक थे, वाइगोत्स्की थे, पियाजे थे या फिर ग्लासर फिलेट थे। तो बताइए कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो थे तो ये सामाजिक निर्माणवाद के जनक थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा आर्थिक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना या फिर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो विकास की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं गाल्टन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वैयक्तिक विशेषताओं की आनुवंशिकता का अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में अपनी पुस्तक में बताया कि वैयक्तिक आनुवंशिकता होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। तो बताइए कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। बोध है, ज्ञान है, अनुप्रयोग है या मूल्यांकन है। तो देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है और ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। और ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को 3 क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और संवेदी, इसको हम कहते हैं डोमेन, क्रियात्मक में वर्गीकृत करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र
तो ये है मानसिक कौशल से संबंधित है। भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, तो ये भावनाओं का भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि करता है। साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र, तो ये देखिए शारीरिक कौशल से संबंधित है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सीखने की 6 श्रेणियां शामिल हैं जो बौद्धिक कौशल के विकास में काम आती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान होता है पुनः प्रतिपुष्टि करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण में 4 चरण सम्मिलित किए गए हैं। पहला चरण होता है पाठ्य योजना बनाना, उसके बाद दूसरा है शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा चरण है पुनः योजना, पांचवा चरण है पुनः शिक्षण तथा छठा चरण है पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः प्रतिपुष्टि। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, क्या आवश्यक है, श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क या फिर एक समाधान। तो बताइएगा कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार प्रवाह। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है विचार प्रवाह। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए व्याख्या देख लीजिएगा कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन पर आधारित, अपसारी चिंतन तो ये चिंतन पर आधारित है। चिंतन का मतलब होता है सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी चीज़ के बारे में सोचना। उदाहरण, जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते, तो इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त उत्तर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में बालक इस प्रश्न पर कल्पना करेगा और फिर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। मुझे पंख बहुत पसंद है और अगर मेरे पंख होते तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में पक्षियों के साथ उड़ने की रेस लगाता। अतः यहाँ पर बालक ने अपसारी चिंतन का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दिया है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है। बताइए कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक का नाम पूछा जा रहा है, कौन है। जॉन डीवी है, ऑसबोर्न है, हरलॉक है या फिर आसबेल है। तो देखिए कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसबोर्न। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ऑसबोर्न है और मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक की प्रमुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिससे बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है और एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है और इस विधि में बालकों की मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो बताइएगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। CD मॉर्गन है, HA मुरे है या फिर A और B दोनों है या JL मोरेनो है। तो देखिएगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि A और B दोनों है, यानी कि CD मॉर्गन भी है और HA मुरे भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध CD मॉर्गन एवं HA मुरे द्वारा प्रतिपादित किया गया है और प्रासंगिक परीक्षण को कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण व्यक्ति को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक है और इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 10 चित्र महिलाओं के लिए तथा 10 चित्र पुरुषों के लिए तथा 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। साधारण अंतिम 10 चित्र का ही प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और B जो है तो इसका दोनों होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा,
सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? तो बताइएगा कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोजन। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है आयोजन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है और इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष व विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं। जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पूर्व किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार, रोशनी आदि का ज्ञान पहले प्राप्त करना होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो बताइए थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने, उपर्युक्त दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं थॉर्नडाइक महोदय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और अनुक्रिया प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यानी थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए? तो 3 नियम दिए। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो बताइएगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक या उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपर्युक्त सभी, यानी व्यक्तिगत कारक भी होंगे, वातावरण संबंधी कारक भी होंगे और सामाजिक कारक भी होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, ब्रूनर ने, गार्डनर ने या वाइगोत्स्की ने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं गार्डनर। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें अनेक योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं और जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन में और सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों के नए ज्ञान की खोज में सहायता करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने दिया था। तो स्पीयरमैन ने कौन से कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था? तो देखिए स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से, रूसो से, मॉन्टेसरी से या फ्रॉबेल से। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि ये संबंधित है किलपैट्रिक से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी व्याख्या देख लीजिएगा, ये दिया गया है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से क्या संबंधित है, यानी छात्र जो है पहले से क्या जानता है। तो देखिए पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है प्रस्तावना प्रश्न। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, गलत वाक्य चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं या छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। तो बताइएगा कि संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया किस संशोधन पे? 52वें, 86वें या 68वां या 22वां। तो देखिए कि संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, तो यह दिया गया 86वें संशोधन से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संविधान के 86वां संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया और इस संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और यह संविधान संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है
और नया अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदात्मक कार्य या उपर्युक्त सभी। तो देखिए शिक्षण के कार्य में ये सभी सम्मिलित हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब। तो बताइए कि शिक्षण सबसे कब प्रभावशाली होगा। तो जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे और केवल लिखने पर बल हो, तो शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी इन सभी की वजह से जो है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था। बताइए कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था। बर्नस्टीन के द्वारा, चॉम्स्की के द्वारा, हिल्मर के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो देखिए कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत ये दिया था चॉम्स्की के द्वारा। नॉन चॉम्स्की ने जो है तो भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 23 नंबर देखिए क्वेश्चन। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटागोनिस्टिक। ये कथन जो है तो ये सही नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए व्याख्या दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अधिगम स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ये जो है तो स्किनर के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। तो देखिए विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण जो है तो ये ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा गया है। तो अभिप्रेरणा स्तर जो है तो ये शिक्षण का स्तर नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं एरिक्सन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।